यदि आप सीटेट एग्जाम में मैथमेटिक्स से परेशान हैं तो यह वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बॉर्नवीटा वीडियो साबित होगी। यानी आगे आने वाले चंद मिनटों में हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस तरीके से 30 से 35 कॉन्सेप्ट पैडागोजिकल देखने वाले हैं और आप सभी हर देश का बच्चा एक एक बच्चा माइंड सेट कर ले, बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करें। हम कहते हैं कि 15 से 20 नंबर तो आपके मिनिमम किसी ने रोके ही नहीं है, और अगर आपको बढ़ाना है नंबर 25 लाना है मैथमेटिक्स में तो एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें डिजिट वाले क्वेश्चंस भी करा लेंगे। 15 से 20 नंबर इन क्वेश्चंस को देखेगा, आसानी से आप क्रैक कर जाओगे एग्जाम। तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन बना लीजिएगा कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले हम हर स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में बहुत सारा जमीन आसमान का अंतर होता है, डिफरेंस बहुत है। अगर देखें कि अंक गणित 4 मूल संक्रियाओं की बात करता है, वो कौन सी मूल संक्रियाएं हैं? भाई मूलभूत संक्रियाएं वही संक्रियाएं हैं जो हम डेली लाइफ में रोजमर्रा में चीजों को हम देखते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जब चीजों का मुझे योग करना हो तो जोड़ने की बात होनी चाहिए। अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो मुझे जोड़ का हिसाब आना चाहिए, मुझे भाग का हिसाब आना चाहिए, लेकिन इनसे पहले, समीकरण से पहले, दशमलव से पहले मुझे योग, मिलन, गुणा और भाग आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना? योग, मिलन, गुणा और भाग आना चाहिए। यह चीज आपके दिमाग में सटीक बैठनी चाहिए। मिलन का मतलब यहाँ पर घटाव, जिसको हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं, तो इसलिए आंसर डी के साथ जाएगा। यही मूल संक्रियाएं हैं। हमें सिंपल संक्रियाओं का ज्ञान होगा तभी तो हम आगे दशमलव पढ़ेंगे, तभी तो हम आगे समीकरण को हल करेंगे। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछा गया था, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न है। बोले कैसे? मैंने कहा खुला अंत वाला प्रश्न क्या होता है? खुला अंत वाला प्रश्न वो होता है जैसे अगर हम आपसे ये बोले कि ये बताओ कि इसमें अगर 20 है, 20 लिखा है, तो यह 20 किन किन गुणा से आ सकता है? तो 4 बच्चे ऐसे बोलेंगे सर कि 5 into 4 कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे 4 into 5 कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे क्लास में कि 10 into 2 कर दो तो ये भी आ सकता है, और कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं। तो मतलब कई तरीके से क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। इसी तरीके का ऑप्शन नंबर बी में है। आपसे कह सकता है कि खुला अंत वाला प्रश्न जिनका गुणनफल 45 है, आपके ऊपर निर्भर है। अब आप चाहे इसको 9 गुणे 5 करो, चाहे इसको आप 15 गुणे 3 करो, और चाहे आप इसको 5 गुणे 9 करो, और चाहे आप इसको 3 गुणे 15 करो। आपके ऊपर डिपेंड है। यही खुला अंत वाला प्रश्न होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में सटीकता से बैठा लेना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति कैसी है? तो आप सभी को पता होगा, गणित कहीं ना कहीं डिजिट पर आधारित होता है। 3 4 3 1 है ना, 1 पॉइंट यहाँ पर 6 5 की बात कर रहा है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं तार्किक है। यह कहीं ना कहीं तार्किक आधारित गणित है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 2 को लॉक करेंगे। बड़ा ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बेंजामिन पार्क पियर्स के साथ ऑप्शन नंबर 4 हम लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि पियर्स महोदय ने ही यह कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और यह तर्कशीलता पर आधारित मैथमेटिक्स है साहब। क्लियर है? आंसर जाएगा 4 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा विवादों में रहता है सीटेट एग्जाम में। व्यवहारिक गणित का भाग है। अब देखो, व्यवहारिक गणित का भाग है। सीटेट एग्जाम ने अपने एग्जाम सिलेबस में क्या आंसर लगाया था और होना क्या चाहिए? तो सीटेट एग्जाम का आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर 4 था, लेकिन होना क्या चाहिए? भाई देखिएगा, जोड़ बाकी करना और योग करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये व्यवहारिक गणित का भाग होता है। जैसे हमें चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि चीज़ें जोड़ने पर कितनी होंगी, घटाने पर कितनी होंगी, भाग करने पर कितनी होंगी। तो मैं सिंपल सी बात ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाऊंगा, और मैंने आपको सीटेट का भी आंसर बता दिया है। फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि विवादों का क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों, यहाँ नवीन लिख लेना, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, भाई गणित का जो भी पाठ्यक्रम है वो शरीर से क्या कोई ताल्लुकात रखेगा ना? नहीं रखेगा, इसलिए यही क्वेश्चन आंसर चला जाएगा। शारीरिक सुंदरता है तो गणित के पाठ्यक्रम में क्या जरूरत होगी भैया? आंसर जाएगा बी के साथ। क्लियर है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, या फिर आत्मविश्वास के विकास हेतु? व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने में हम कह सकते हैं महत्व नहीं है। निगेटिव वर्ड है, निगेटिव के लिए निगेटिव वर्ड छाटना होगा। निपुणता, कुशलता, आत्मविश्वास, ये सभी मैथमेटिक्स से यहाँ पर क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होता है। व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने में क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है केवल व्यवसायिक के लिए ही गणित पढ़ा जाए? क्या कंडीशन है क्या? नहीं ना। याद रखिएगा, व्यवसायिक कुशलता ही कंडीशन नहीं होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोले तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? गणित शिक्षण क्या बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ केंद्रित यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर ऑल एबव? तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं आपको, एनसीएफ 2005 यही कहता है, चाहे वो आप एनवायरनमेंट की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें आपसे कि भैया हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं, कभी भी आपको अपने आंसर से हिलना नहीं है, बालक केंद्रित ही लगाना है। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ से एक और क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है? एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है? एनसीएफ 2005 बल देता है भैया करके सीखने पर, रटने के सीखने पर आधारित पर बल देगा ही नहीं, क्योंकि यह वाला निगेटिव है, याद करना निगेटिव है, सवाल हल करना थोड़ा सा निगेटिव है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बी के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इशारा करता है? जरा जवाब दीजिएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की प्रकृति जो है वह है क्या कठिन, अलंकारिक, तार्किक या आलोचनात्मक? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, 3 को लॉक करेंगे, क्योंकि यह गणित का वह सौंदर्य है जो तर्क आधारित सौंदर्य की बात करता है। तर्क ही विषय, तर्क विषय वाला की अगर बात करें, केवल एकमात्र ऐसा विषय है जो तर्कपूर्ण है, वो है मैथमेटिक्स। आंसर जाएगा 3 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक ऐसा शिक्षक यानी आप एक शिक्षक या शिक्षिका बन के जाते हो कल स्कूल में अगर, तो फिर ये मुझे बताओ कि भाई अगर कोई भी बच्चा है आपके सामने तो आप कैसा ध्यान नहीं देंगे, किस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो। पहले मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं ऑप्शन को बदल देता हूँ, यहाँ पर नन लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गया, तो यहाँ पर नन लिख दिया मैंने। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है हमें जाति में भेदभाव नहीं करना है, तो इसलिए नहीं देना चाहिए, तो जाति की बात पर ध्यान नहीं देंगे। आंसर जाएगा 3 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम एक ऐसा मॉक टेस्ट जिसको 1 से लेकर हम 30 तक चलेंगे, 1 से लेकर 20 तक चलेंगे। ध्यान देना, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना,
ये ज्ञान सही लिखा है मेरे भाई, आप कहोगे ये उद्देश्य से ज्ञान लिखा है। ये ज्ञान ऐसा ही लिखा जाता है हिंदी में, अगर देखा जाए सही वाक्य में, है ना। तो हिंदी में क्या है, ज्ञान को ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है, ये ज्ञान लिखा है। ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है, यह कथन बच्चे डटन बता रहे हैं। आंसर जाएगा किसके साथ, सही जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्लियर है ना, सी के साथ चला जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, हो सकता है मे भी इस बार इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाए। क्लियर है, चलिए चलेंगे पहले क्वेश्चन से फिर से लगातार, और यहाँ पर एक एक बच्चा पिछले 12 क्वेश्चन करे हैं, बड़ा ध्यान से देखना। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से तर्कपूर्ण आधारित होंगे ये प्रश्न, पूरे पेडागोजी। आप कहते हो ना सर पेडागोजी से डर लगता है, मैथमेटिक्स, और खासकर मैथमेटिक्स वाले परेशान हो जाते हैं कि सर मैथ नहीं करा रहे। यार मैथ लो, डिजिट वाली आगे वीडियो आपको मिल जाएगी, डिजिट वाले क्वेश्चन उसमें करा देंगे। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है। यह विचार किसका है, तो आपको याद रखना है यह विचार आपका किसका है। बच्चे यहाँ पर बेकन मार रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ बच्चे गलत मार रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलत ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। जब भी सिंह द्वार अगर आ जाए तो रोजर बेकन मारना है, सिंह द्वार आ जाए तो रोजर बेकन मारना है, यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, जी हाँ बहुत बढ़िया, सिंह द्वार लिखा है यहाँ पर, सिंह द्वार और कुंजी है। क्लियर है, चलिए वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो ये क्या है, यह वृत्त है, और ये गोल गोल इसका जो रास्ता है ना, ये क्या है, यह दोस्तों इसकी परिधि होती है, ये परिधि है। और व्यास, व्यास क्या है, व्यास दोस्तों आपका ये है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको पार्ट में बांट दिया तो ये क्या है, व्यास हो गया, है ना। व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो आप याद रखिएगा जब भी हम ऐसी चीजों को प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अनुसंधान की तरफ जाते हैं, हम प्रयोग की तरफ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं खोज विधि की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्लियर है, हो सकता है गलत हो रहे हो क्वेश्चन, इसीलिए तो करवा रहे हैं, सही होने के लिए ही नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। अब देखो माध्यमिक स्तर पर जो चीजें हैं सीखने के लिए वो होती हैं व्याख्या वाली। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आगमन और निगमन विधि पर आधारित। आगमन निगमन विधि कैसी है, आगमन निगमन विधि ऐसी है जो एग्जाम्पल टू रूल चलती है, वो क्या है, आगमन है। जो रूल टू एग्जाम्पल विधि चलती है वो है निगमन। इन दोनों विधि के जनक कौन है, इन दोनों विधि के जनक है अरस्तु है, यह बात आपको दिमाग में रखनी है। आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं, समन्वय व सुसंगठित। अगर सुसंगठित कोई चैप्टर किताब में नहीं होगा तो वह पाठ्यक्रम कैसे पूरा करेगा। उपयोगिता व जीवन से संबंध का बिल्कुल होगा। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सही होगा। मैं कह सकता हूँ सारे पॉइंट निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में है, इसलिए पॉजिटिव के साथ हम ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि अगर हासिल की बात करें, जैसे अगर हम 4 और 7 और 8 और कितने को 3 को जोड़ता हूँ, तो मैं ऐसे ही तो जोड़ूंगा कि 7 3 10 हो गए, तो आपका 0 और 1 आपका हासिल लग गया, और कहीं 8 4 12, तो आप कहोगे सर क्या 13 होते हैं। फिलहाल माफी चाहेंगे अगर गलत किया हो जोड़ में। तो यहाँ पर देखेगा तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो एक आपका बचा था, जो आपका एक बचा था, तो मुझे ये बताओ कि देख रहे हैं ये हासिल ही तो होते हैं, इसको हाथ का लगा कहा जाता है, तो ये क्या है, इसको दिया किसने था, तो इसको देने वाले भैया कौन थे, श्रीधर थे। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 3 के साथ चला जाएगा, श्रीधर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। छात्र एक है आपका वृत्त, ठीक है ना,
और एक आपका गोला है। गोला की बात करें, यह ठोस आकृति में होता है, ठीक है ना। और वृत्त और गोले में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्लियर है ना, जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए, हाँ जी, गोले और वृत्त में यहाँ पर अगर तुलना करता है तो फिर बताइएगा यहाँ पर क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वह अवबोध कर रहा है, वह उद्देश्य की पूर्ति अवबोध कर रहा है। अवबोध का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, याद रखिएगा। अवबोध का मतलब है सीखने की इच्छा। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, ज्ञानोपयोग नहीं होगा, ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा, वो तुलना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। बहुत सिंपल प्रश्न भी नहीं है, बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं है, जवाब दीजिएगा। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है, वह किस विधि से प्रेरित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में निगमन विधि आपका आंसर हो जाएगा। रियलिटी क्या है, देखिए, आगमन विधि आपको निगमन विधि पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया ऊपर, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है। अवरोही क्रम का अनुसरण क्यों कर रहा है, क्योंकि जब चीजों को देखो, आरोही में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते हैं, और 5 की बात करें, 4 है ना, 3 की बात करें, तो ये क्या है, अनुसरण करने की बात कर रहा है। अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम ला रहा है, तो वहां पर हमारा निगमन विधि ही लगेगा, क्योंकि चीजें जो है पहले से ही पता है। अगर चीजें निकालनी हो तब हम आगमन लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है 5 के बाद नीचे 4 आएगा, 4 के बाद नीचे 3 आएगा, 3 के बाद नीचे 2 आएगा। यह चीजें हमें पहले से पता है। आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत स्वरूप है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, जरा लॉक कीजिएगा। आंसर क्या होगा बताएंगे, फटाफट बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो होगा क्या। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें प्रयोगशाला विधि अगर है, तो प्रयोगशाला विधि आप सभी को पता है आगमन विधि पर आधारित होगा। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि बच्चा अगर वृत्त और परिधि में, यानी वृत्त की जो है परिधि में, वृत्त की परिधि में और व्यास में अगर वो जो है सूत्र द्वारा कुछ निकालना चाहता है, मान ज्ञात करना चाहता है, तो ये बताओ क्या करेगा। वह प्रयोगशाला विधि की बात कर रहा है, लेकिन है किस पर आधारित है, तो ये आगमन विधि पर, क्योंकि उसको जो है ना निकालना है, उसको सूत्र का उत्पादन करना है। जब सूत्र बच्चा निकाले तो आगमन विधि है, जब सूत्र का यूज करे तो वो निगमन विधि है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी खेत का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि सहायक होगी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक कोई खेत है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान तो मुझे पहले से ही दिए होंगे, खेत का क्षेत्रफल के लिए मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं अब पहले क्षेत्रफल का सूत्र निकालूं। भाई सूत्र तो मेरे पास पहले से होगा, तभी तो मैं खेत का क्षेत्रफल निकालूंगा ना। तो यार याद रखो, इस क्षेत्रफल को अगर निकालने के लिए मुझे सूत्र है मेरे पास, तो मुझे क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया विधि का उपयोग करूंगा। इसलिए याद रखना है, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे डाउट हो जाते हैं कि निगमन मारूं या आगमन मारूं, वहां पर दोनों विधियां काम नहीं करेंगी। इसीलिए गलत करने की कोशिश करवा रहे हैं आप, खूब गलत करो, आज सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। 10 काहे गलत करोगे, अभी तो यार समझाया था ऊपर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना कौन सी विधि सहायक होगी,
तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब वृत्त की परिधि की बात करें तो ये परिधि होती है, और अगर बीच से काट दे तो फिर क्या होता है, ये वाला व्यास होता है। अगर मैंने कहा इसको आप देखोगे तो हमने कहा प्रयोगात्मक विधि, या ऑप्शन में आपका सबसे जबरदस्त प्रयोगात्मक विधि है तभी मारेंगे, उसमें आगमन विधि नहीं मार देंगे। ये बात ध्यान से रखना, जब आगमन विधि हो और प्रयोगात्मक ना हो तब हम चांस लेंगे आगमन के लिए। लेकिन अगर आपने गलती कर दी कि प्रयोगात्मक विधि को नजरअंदाज कर दिया तो आपको क्वेश्चन नजरअंदाज कर देगा, फिर है ना, आयोग नजरअंदाज कर देगा। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होती हैं? बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया गाइस। अगर देखा जाए संश्लेषण एक विधि होती है, संश्लेषण विधि होती है। एक आपकी विधि होती है प्रयोगात्मक, आगमन या फिर प्रदर्शन विधि होती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन में, मैंने आपको संश्लेषण, आगमन, प्रयोगात्मक ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि संश्लेषण जो विधि है वो उल्टी होती है विश्लेषण विधि की, विश्लेषण विधि की उल्टी होती है। आगमन विधि जो उल्टी होती है वो निगमन विधि की उल्टी होती है। क्लियर है ना? आगमन विधि की बात करें वो निगमन विधि पर उल्टी होती है। संश्लेषण विधि को कहते हैं सिंथेसिस मेथड। एक ऐसी शिक्षण विधि है, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। पहले ज्ञात है, संश्लेषण विधि वही है जैसी लगभग निगमन विधि है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। और गणित की पाठ्य पुस्तकें भी संश्लेषण विधि पर आधारित होती हैं। बात याद रखिएगा, संश्लेषण विधि मिलती जुलती है निगमन विधि से, और आगमन विधि मिलती जुलती है विश्लेषण विधि से। ठीक है ना? तो दोनों में फर्क है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया? इकाई उपागम, यहाँ पर यूनिट मेथड की बात कर रहा है, जरा जवाब दीजिएगा। इकाई उपागम किसने दिया है? तो इकाई उपागम दिया है, बच्चे कह रहे सर मॉरिसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, कोई बात नहीं। 13 नंबर देखिएगा, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? अगर हम देखें नेत्रहीन, देखिएगा नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन करने वाले, अगर ब्रेल लिप की बात करें तो ब्रेल लिप के साथ हम सभी जानते हैं लुइस ब्रेल आते हैं, लुइस ब्रेल आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। और इनकी पद्धति किनके ऊपर आधारित थी? जो बच्चे आंखों से विकलांग या नेत्रहीन विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 है, जैकब एल मेरिनो का संबंध किस विधि से संबंध रखता है? जैकब एल मेरिनो का संबंध किस विधि से संबंध रखता है? जरा जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैकब एल मेरिनो, बताइए। तो जैकब एल मेरिनो की बात करें तो आप सभी जानते हो मॉरिसन जिस तरीके से इकाई उपागम के जनक है, इसी तरीके से जैकब एल मेरिनो समाज मिति से संबंधित है, रिलेट करते हैं। आंसर 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट वन ऑप्शन नंबर आपके पास 4th आपके स्क्रीन पर दर्शाए हैं बैक टू बैक। तो बात करते हैं समस्या समाधान विधि का सोपान कौन है? जरा जवाब दीजिएगा। समस्या समाधान विधि का सोपान कौन सा है? जवाब दें, आंसर करें कि क्या होगा, आंसर करें कि क्या होगा। समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण या निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि समस्या अगर है हमारे पास तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। विधि का सोपान, हमसे ये नहीं कह रहा प्रथम सोपान, हमसे प्रथम सोपान नहीं कह रहा है, तब हम कहते कि भाई सूचनाओं का संग्रहण कर लेते। हमें विधि का सोपान क्या है? अगर समस्या है तो क्या समस्या बनी रहने चाहिए या समस्या खत्म होनी चाहिए? तो आप कहोगे खत्म होनी चाहिए, इसीलिए निष्कर्ष निकलना चाहिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर, गणित विषय की विशेषता क्या है? गणित विषय की विशेषता क्या है? जरा लॉक करें, आंसर दें फटाफट। आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आपके बैक टू बैक दर्शाया गया है। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता। क्या इस क्वेश्चन में तर्कपूर्ण आता है? गणित में तर्क होता है, ये हर बच्चा जानता है, ये तो सही है। अब कुछ बच्चे ए मार रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे डी मार रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं तो समझ लीजिएगा कि अगर तर्कपूर्ण दिया है तो तर्कपूर्ण मारो। क्या ऑप्शन में सभी दिया है तो मुझे आगे भी तो चेक करना होगा, क्या सभी तो नहीं हो सकता। परिणामों की निश्चितता, अगर 5 गुणे 3 है तो वो 15 आएगा। अगर 10 इंटू 2 है तो वो 20 आएगा। अगर एक परिमाप मुझे निकालना है और उसमें अगर देखा गया त्रिभुज का इतना क्षेत्रफल या किसी खेत का क्षेत्रफल 1.627 वर्ग मीटर यानी क्या क्या, तो यानी क्लियर है कि इतना आएगा। क्या मुझे किसी कैलकुलेटर में जब हम डिजिट को दबाते हैं, तो 15 गुणे 2 को 30 बताता है। क्या मैं दूसरे दिन दबाऊंगा तो 15 गुणे 2 को क्या 45 बता देगा? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या है? निश्चित है, संख्या निश्चित है। शुद्धता, गणित के हर परिमाप की बात करें, हर परिणाम की बात करें तो वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है ना, एक्यूरेट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। क्लियर है? चलिए समझाने की कोशिश करी है, समझ में ना आए तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो मैंने कहा यार, जब भी तर्क की बात आ जाए तो तुरंत आंख बंद करके गणित मार दो। बोध की बात आ जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब तर्क की बात आएगा तो गणित होगा तो होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सॉल्व कर रहे हो, पैडागोजी जो सॉल्व कर रहे हो, वो आपकी गणितीय पैडागोजी है। आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं, यह सबके विचारों का आदर करते हैं, यह परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या फिर ऑल एबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा या डी के साथ जाएगा, जरा जवाब दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं पूरी तरीके से क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, वो भैया होते हैं तर्क पर आधारित होते हैं, क्योंकि यह तर्कशीलता है। और मैंने कहा विचारों का आदर, क्या आदर करके किसी का उत्तर 45% यानी किसी के 45% अगर नंबर आ रहे हैं तो किसी को गणित जो है इतना प्यार करती है कि भाई उसके 55% हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति अगर हमारी खराब है, मेरा पेपर जो है खराब हो गया है, तो गणित ये सोचती है क्या कि इसको नंबर ज्यादा दे देने चाहिए भाई। ऐसा कभी होता है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, समझने की कोशिश करो। आंसर जाएगा ए के साथ, बाद बाकी सभी निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया? शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया? तो मैंने आप सभी को बताया था, हम पहले आपको ऑप्शन पढ़ के बता देते हैं। वेकन, सोल्टन, ब्लूम, कॉमेर। अरे भाई बहुत सिंपल है, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा था, याद आया? शिक्षण में प्रतिपादन हुआ था वर्गीकरण का सिद्धांत, याद आया? वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी का सिद्धांत कहा गया था, यही तो लिखा है वर्गीकरण, और वर्गीकरण को दिया था ब्लूम ने। अब याद आया ना आपको? सर ये कैसे गलत हो गया? तो कभी भी कोई नहीं परख सकता इसको कि कहाँ की विज्ञान, कहाँ मनोविज्ञान का पैडागोजी का क्वेश्चन गणित में रख दे आके। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सब्सक्राइब करें आपने या ना करें मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा है, लेकिन आपको हम ये बता देना चाहते हैं जो बच्चे नए हैं, हम केवल आपको यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं, शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं। देश का नंबर 1 परिवार है, केवल एक वैकेंसी पर बात करता है, क्योंकि आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बहुत ज्यादा तजुर्बा है, सालों का। इसलिए याद रखें, पढ़ें वही जो सटीक हो, फालतू पढ़ने का मैटर ना रखें दिमाग में। आपको पता है सिलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि पढ़ने से पहले मुझे क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हर बच्चे को ये पता हो गया कि पढ़ने से पहले क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो बोझ कम हो जाएगा और वही पढ़ेगा जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, कभी भी ये प्लेटफॉर्म आपका नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग बुद्धि नहीं है। आपको आज अभी जाना है
और ब्लूम का सिद्धांत पढ़ना है, क्योंकि ब्लूम से 4 से 5 नंबर आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।